आए दिन कहते थे हम घुस के मारेंगे, ये चाइना को घुस के मारेंगे। 62 के बाद से हिंदुस्तान ने वहां पे अपनी फौज बिठा रखी है। रईस साहब, आपसे भी और एहतशाम साहब, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि अभी भी स्टिल इंडिया डिफेंसिव पोजीशन पर कैसे है और क्यों है? एहतशाम साहब, पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, ज्यादा बेहतर तो डॉक्टर रसूल बख्श रईस जो है ना इसका जवाब देंगे, लेकिन एक ब्रीफ से कमेंट में दूंगा। देखिए, जो काम करने वाला हमारे पे है ना, पहले अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को ले लें, आज 184 क्या कहते हैं सीट्स लेके, वोट्स लेके जो है ना हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। हमने क्या कितनी मुखालफत की, क्या हमने ग्रुप बनाया कि वो ना बने। अब जिस तरीके यूनाइटेड नेशन के हर चार्टर की वो खिलाफ वर्जी करता रहा है, तो वो किसी ने नहीं पूछा। लेकिन बदलते हालात में सूरत हाल जिस तरह आज तब्दील नजर आती है कि आज चाइना भी नाराज है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, कश्मीर पे भी मामला ठीक नहीं है, और अफगानिस्तान में भी ठीक नहीं है। अब चाइना के साथ जिस तरीके से लड़ाई, अब देखे ना इतना खौफनाक किस्म का प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान में हुआ। इसलिए आए दिन कहते थे हम घुस के मारेंगे, ये चाइना को घुस के मारेंगे। देखें अब जिस तरीके से बड़ी वाज़ेह तौर पे डॉक्टर साहब जरा बात बताएंगे कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सीपैक के खिलाफ काम शुरू किया, फिर लद्दाख बॉर्डर से जिस तरीके से उसको काट के हिंदुस्तान और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल पैदा करने की कोशिश की, वहां पे धड़ाधड़ उन्होंने नए रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की लद्दाख पे, तो ना सिर्फ अपनी जगह वापस ले लेगा, फिर उसके बाद उन्होंने इतने लोग भी मारे। और आज देखते हैं माजद खान लहजा लेके हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस बैठा हुआ है। आज चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर एक बड़ा सख्त बयान दिया है कि चाइना को ये ना समझे कि किसी कमजोरी के तहत वो आ जाएगा। उनका ख्याल है कि हम अपनी जगह का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हिंदुस्तान को बिहेव करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप ही बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि असल मामला क्या हुआ, हिंदुस्तान अब क्या करेगा? मेरा ख्याल ये है कि हमें ये देखना होगा कि इस इलाके में ये जो कारगिल से ऊपर और ये सियाचिन जरा उससे नीचे है वो इलाका है। एक जगह है उसका नाम है दौलत बेग, एक छोटा सा गांव है या छोटा सा शहर समझ लीजिए कि वहां से 62 के बाद से हिंदुस्तान ने वहां पे अपनी फौज बिठा रखी है, लेकिन मामूली तादाद में थी, कोई इतना ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं थी। पिछले कुछ सालों से जब से कि ये काराकोरम हाईवे और सीपेक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो हिंदुस्तान ने वहाँ पे सड़कें बनाना शुरू किए हैं, जिस तरह आपने कहा एयरपोर्ट, और तो उसमें जो जो अपनी फौजी हैं रखे हुए हैं फौजी उसको ब्रिगेड लेवल तक बड़ा कर दिया है। ये क्यों? ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए कि इसे जो काराकोरम पास है सिर्फ 8 किलोमीटर 8 मील के फासले पर है। तो इधर हम बैठे हुए हैं सियाचिन पे और कारगिल के साथ के इलाके में, उधर हिंदुस्तान आगे उस नुक्कड़ में आने की कोशिश कर रहा है, उधर से चीनी। तो ये एक जो स्टेटस में तब्दीली आई है, लद्दाख को अलहदा टेरिटरी बना दिया है, कश्मीर को अलहदा कर दिया है और उसको यूनियन टेरिटरी, दोनों यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट का वजूद ही ख़त्म कर दिया है। तो ये इतना बड़े उन्होंने इक़दाम आखिर क्यों किए हैं, क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए कि एक तो उनकी पॉलिसी है इस कश्मीर में कि इसको इस तरीके से एनेक्ट करके उसकी शिनाख्त, उसका वजूद इस तरीके से ख़त्म किया जाता है कि डेमोग्राफिक वहाँ का जो बैलेंस है, आबादी का जो तवाज़ुन है, वो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दे। ये एक लंबा तारीखी अमल है और उन्होंने जो नुस्खे इस्तेमाल किए हैं वो मोरलेस वही है जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है फ़लस्तीनी आबादी को ख़त्म करने के लिए, उसको तकसीम दर तकसीम करके और फिर अपनी आबादियाँ वहाँ पे आबाद करके। तो मामला जुड़े हुए हैं। पार्टनरशिप अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ चाइना सी में जिस तरह आए दिन बयान दिए जाते हैं चाइना के खिलाफ, इस सारे जब से मामला हुआ है तो क्या आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर किसी के घर डाकू या चोर घुस जाए तो फिर उसके साथ जो सलूक किया जाता है, आप ये तो नहीं कह सकते कि उसके साथ बहुत ज्यादती हो गई है। तो ये तो वहाँ अगर चीनियों के घर पहुंचे हैं, हिंदुस्तान की चालाकी ये देखो, उन्होंने अपनी फौजें वहाँ पे बगैर हथियारों के भेजी हैं, जो मुझे मालूम हुआ है कि हथियार नहीं थे, ताकि ये तो यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हैं कि वहाँ पे अपने आप को एक दफा बैठ जाए, तकड़े हो जाए, मजबूत हो जाए, फिर बाकी चीजें भी पहुंच जाएंगी। तो उन्होंने जिस तरीके से उनको मारा है
पत्थर मार के और घूंसे मार के, पता नहीं किस किस तरीके से ठीक गोली है। चली। तो ट्रंप क्या कहेंगे, मोदी सरकार क्या कहेगी, दुनिया क्या करेगी? क्योंकि उनके घर में आप घुस गए हैं। और जो चीनी है वो ये कहते हैं कि पहली गोली तो हम नहीं मारेंगे। अच्छा रईस साहब शॉर्टली इस रेस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। नेपाल ने जो एक नया नक्शा जारी किया है उनकी पार्लियामेंट ने, और उसमें वो तमाम इलाके शामिल हैं जिसपे तनाज़ा चल रहा है नेपाल और इंडिया का। तो आपको क्या लग रहा है, अभी नेपाल और इंडिया का एज सच तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिवली खेल रहा है इस वक्त नेपाल, तो उसको किसकी सपोर्ट हासिल हो सकती है? ये देखिए इस वक्त नहीं और खेल रहा। इसी में डॉक्टर साहब ये बताएं कि बांग्लादेश भी, डॉक्टर साहब बताएं, बांग्लादेश भी नाराज है, श्रीलंका भी नाराज है, चाइना भी नाराज। नेपाल की आपको बात कराता हूँ कि जिस दिन ज़िया-उल-हक साहब का प्लेन क्रैश हुआ था, मैं वहाँ पे काठमांडू में था। ठीक और जो उस वक्त के बादशाह थे, उनका जो बेनोई था, उसके घर दावत में था। और उसने मुझे अलहदा लेके ये खबर बताई थी कि ये हुआ है, आपको मालूम है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। तो अगले जो 2 घंटे वहाँ पे थे, जो फिक्रमंदी मैंने उस रॉयल फैमिली में देखी कि वो बीबीसी का उस वक्त शॉर्टवेव रेडियो पे थे, एक एक मिनट की खबर ले रहे थे कि हुआ क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अच्छे ताल्लुकात हैं नेबर्स के साथ। श्रीलंका में जो उनकी सिविल वार थी, ठीक है। उसको खत्म करने में और श्रीलंका को जिताने में बड़ा किरदार अदा किया है। बांग्लादेश की भी मदद की है, नेपाल की भी मदद कर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अब यही है कि इंडिया को किस तरह से प्ले करना है, क्योंकि इस वक्त उसने अपनी लड़ाई तमाम अपने हमसाय ममालिक के साथ लगा ली है। तो खित्ते में अमन कायम करने के लिए इंडिया को इस वक्त जो है वो अमन को आगे लेकर चलना पड़ेगा।